नमस्कार। जब हम इतिहास की बात करते हैं या इतिहास लेखन की बात करते हैं, तो फिर चाहे वो भारतीय इतिहास हो या वैश्विक इतिहास हो, उसमें कभी भी जनसाधारण के बारे में उल्लेखनीय वर्णन नहीं मिलता है। इतिहास का मतलब है राजा, महाराजा, जमींदार और सामंतों के वैभव विलास, राजनीतिक उठापटक, रनिवासों के षड्यंत्र और सत्ता को पाने के लिए किए गए युद्ध और षड्यंत्र, यही सब कुछ हमें इतिहास में मिलता है। यदि इस आधार पर हम बात करें तो यह इतिहास केवल और केवल एक चारण कर्म है। भाट और चारणों द्वारा जो यशोगान किया गया है, उसी को इतिहास मान लिया गया है। यदि हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो भारतीय इतिहास भी इससे अछूता नहीं है। भारत में जनसाधारण क्या सोचता है, जनसाधारण का जीवन और जनसाधारण के साथ सत्ता ने क्या किया है, इस बात को लेकर कोई वर्णन हमें नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत यदि कुछ वर्णन मिलता भी है तो वह अत्यंत सीमित है और उसमें भी समय समय पर सत्ता के प्रतिष्ठानों ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उसमें हेर-फेर किया है। और जब जब किसी ने इन पर आवाज उठाई है या इन्हें सामने लाने का प्रयास किया है, तो या तो उन्हें संस्कृति विरोधी मान लिया गया, या उन्हें धर्म विरोधी घोषित कर दिया, या फिर आज के संदर्भ में बात करें तो सीधे सीधे राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाता है। भारत का इतिहास एक प्रारंभ से ही जातिगत भेदभाव, छुआछूत और उसकी आड़ में शोषण की क्रूर दास्तानों से भरा पड़ा है। वैदिक काल के नाम पर या बुद्ध संस्कृति को नष्ट करने के नाम पर भारत में जो इतिहास है उसे छुपाया जाता है, किंतु जातिगत भेदभाव और छुआछूत के जो अवशेष हैं वो आज भी मौजूद हैं। हाँ, उनकी तीव्रता कुछ कम हुई है, लेकिन हम ये कह दें कि पूरी तरह से समाप्त हुई है तो ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय की संघर्ष यात्रा के माध्यम से मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि फूले, पेरियार, अंबेडकर के अलावा भी भारत में सामाजिक क्रांति के अनेकों अग्रदूत हुए हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जिसे सीधे सीधे हम ब्राह्मणवाद कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्राह्मण जाति होना एक अलग बात है और ब्राह्मणवाद एक अलग बात है। अनेकों ऐसे ब्राह्मण जाति के लोग, नायक हमें मिल जाएंगे जिन्होंने ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध किया है। वहीं हमें ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो पैदा तो हुए थे अशूद्र या शूद्र वर्ण में, लेकिन उन्होंने काम किया है ब्राह्मणवाद के पोषण का। ब्राह्मणवाद का सीधा सीधा अर्थ है मनुस्मृति या मनुवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश में शासन करना। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं अय्यन काली के बारे में। कौन थे अय्यन काली, क्या है अय्यन काली का परिचय, और आज हम अय्यन काली की बात क्यों कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम यदि बात करें तो पूरे भारत में अभी एक बहस छिड़ी हुई है। मैं उस बहस के संदर्भ में नहीं जाना चाह रहा हूं और न जाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं, तो उसकी हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में सुदूर केरल राज्य
जो कभी त्रावणकोर रियासत हुआ करता था, उस त्रावणकोर रियासत में मैंगलोर गांव में 28 अगस्त 1863 को अय्यर के घर एक बालक का जन्म हुआ और माता पिता ने उसका नाम रखा काली। पिता से प्राप्त नाम अय्यन और पिता द्वारा रखा गया नाम काली, इन दोनों को जुड़कर बनता है अय्यन काली। माता का नाम था माला। अय्यन काली, जिसे हम आगे अय्यन काली के नाम से ही उद्बोधन करेंगे, दक्षिण भारत की सबसे अछूत मानी जाने वाली पुलायार जाति में पैदा हुए थे। 20वीं शताब्दी का आरंभ काल था और उनकी स्थिति एक भूदास के समान थी, किंतु इस जाति में पैदा हुआ अय्यर बालक जन्म से ही निर्भीक था, स्वाभिमानी था और दूरदर्शी था। अब हम बात करेंगे कि निर्भीक कैसे थे, स्वाभिमानी कैसे थे और दूरदर्शी कैसे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस समय की त्रावणकोर रियासत में नंबूदरी ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च आते थे और वही सत्ता को संचालित करते थे। छुआछूत का आलम यह था कि नायर जाति, जो कि वहां उच्च मानी जाती थी, किंतु फिर भी वर्ण व्यवस्था के क्रम में थी तो ब्राह्मणों से नीचे। तो नायर जो थे वो ब्राह्मणों से मिल सकते थे, परंतु उन्हें छू नहीं सकते थे और उन्हें उनसे 36 कदम की दूरी बनाकर चलना होता था। पुलायार जाति, जो कि दास के समान थी, इन्हें नंबूदरी ब्राह्मणों से 96 कदम और नायर से 66 कदम की दूरी बनाकर चलना पड़ती थी। ऐसी व्यवस्था के समय बालक अय्यन काली निर्भीक थे और एक बार बचपन में वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। अब फुटबॉल हो या और कोई गेंद हो, लेकिन ऐसा वर्णन किया जाता है तो फुटबॉल था, तो हम फुटबॉल मान लेते हैं। दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते समय उनकी फुटबॉल एक नायर के घर में जा गिरती है। जैसे ही वह गेंद लेने जाते हैं तो गृह स्वामी बालक अय्यन काली को ऊंची जाति के साथ खेलते हुए देखकर आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि भविष्य में वे ऊंची जाति के बालकों के साथ न खेले। छोटे बालक के मन पर इस अपमान से जो कहना चाहिए, जो उनका मन आहत हुआ, उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया कि वे आगे से किसी भी सवर्ण बालक से, ऊंची जाति के बालक से दोस्ती नहीं करेंगे। ये उनका स्वाभिमान झलकता है। यहीं से उनकी निर्भीकता का जन्म होता है और यहीं से उनकी दूरदर्शिता उजागर होती है और उन्होंने पुलायार समाज के बालकों को, लड़कों को आपस में जोड़ना प्रारंभ किया और इस तरह से एक टीम तैयार हुई और बालक अय्यन काली उस टीम के एक लीडर के रूप में आगे आए। और ये टीम का बालक जब 25 वर्ष का हुआ तो ये घटना सन 1893 की है कि 1893 में बालक अय्यन ने, जो कि अब युवा हो चुका था, 25 वर्ष का हो चुका था, इसके 4 वर्ष पूर्व यानी 1889 में त्रावणकोर राज्य में दलित युवकों ने सार्वजनिक मार्गों पर चलने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन था कि सार्वजनिक मार्ग पर सभी को चलने का अधिकार है। इस आंदोलन का विरोध भी हुआ, किंतु 1893 तक आते आते अय्यन काली ने अपना
संगठन इतना मजबूत कर लिया था और उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी कि उसने बैलगाड़ी के माध्यम से क्रांति करने का फैसला किया। 1893 में अय्यनकाली ने 2 हष्ट-पुष्ट बैल खरीदे, एक गाड़ी खरीदी और साथ में गले में पीतल की 2 बड़ी-बड़ी घंटियां बांधी। स्वयं को एक पारंपरिक पोशाक में सजाया और फिर बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव की सड़कों पर निकल पड़ा। उस समय गांव की सड़कों पर निकलना और बैलगाड़ी पर बैठना तो दूर, उन्हें खरीदना भी एक अपराध माना जाता था। लेकिन अय्यनकाली ने बैलगाड़ी में बैठकर सार्वजनिक मार्ग पर निकलकर शताब्दियों से चली आ रही इस पुरातन व्यवस्था को एक चुनौती दी। बैलों के गलों में घंटी सुनकर लोग बाहर आए और अछूतों के दिल में एक अनहोनी की आशंका उमड़ने लगा कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी होगी। किंतु यह अय्यनकाली की निर्भीकता थी कि जब सवर्णों ने उनका मार्ग रोका तो उन्होंने अपने हाथ में दराता या हसिया जिसे हम कहते हैं उसे हाथ में लिया और चुनौती दी कि है किसी में दम तो वो मुझे रोक कर दिखाए। अय्यनकाली का इतना कहना भर था कि मार्ग रोकने वाले उसके मार्ग से बाजू में हो गए। क्यों बाजू में हो गए? क्योंकि उन्हें पता था कि अय्यनकाली के साथ एक मजबूत युवाओं की टीम है और उससे पार पाना उनके बस से बाहर है। तो ये थे अय्यनकाली की निर्भीकता और ये थी अय्यनकाली की दूरदर्शिता, जो बचपन में उन्होंने अपनी टीम जोड़ी थी, वह आज एक युवाओं का संगठन बन चुकी थी। अय्यनकाली के केवल इसी स्वरूप की हम बात नहीं कर सकते हैं कि वो केवल निर्भीक थे, उन्होंने सार्वजनिक मार्ग पे चलने का आंदोलन चलाया, नहीं। अय्यनकाली ने इससे भी बड़ा एक कार्य किया और अय्यनकाली का यह कार्य जो है वो उन्हें एक शिक्षाविद के रूप में स्थापित करता है। अय्यनकाली स्वयं किसी परंपरागत स्कूल में नहीं गए, कोई परंपरागत शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की, किंतु उन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया। त्रावणकोर राज्य में अंग्रेजों के दबाव के कारण सरकार शिक्षा के दरवाजे तो सभी के लिए खोल चुकी थी, किंतु अभी भी स्कूल प्रबंधन पर सवर्णों का अधिकार था और वहां पर कुलायार या दूसरे दलित जाति के बच्चे प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए 1904 में अय्यनकाली ने बेंगलुरु में एक पहला स्कूल खोला। ये पहला स्कूल था जो दलित बच्चों के लिए शिक्षा के लिए खोला गया था। जैसे ही अय्यनकाली ने यह स्कूल खोला, स्वाभाविक था उनका विरोध होना था, लेकिन बिना उस विरोध की परवाह किए अय्यनकाली डटे रहे और इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1907 में एक और संस्था का गठन किया और उस संस्था का नाम था साधुजन परिपालन संघम। साधुजन परिपालन संघम जो था, यह संघम केवल शिक्षा के लिए हो ऐसा नहीं था। इस संगम के माध्यम से अय्यनकाली ने उन समस्त दलित वर्ग के या दलित जातियों के लोगों को जोड़ा जो सदियों से उच्च वर्ग की जातियों के शोषण का शिकार थे। और इस प्रकार से इस संगठन के माध्यम से उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल स्कूल का ही उन्होंने कार्य किया, नहीं, उन्होंने यहाँ पर सामाजिक रूप से, क्योंकि जब साधुजन परिपालन संघम का उन्होंने गठन किया तो उन्होंने इसके कुछ उद्देश्य बनाए और ये उद्देश्य थे कि प्रति सप्ताह कार्य दिवस की संख्या 7 से घटाकर 6 की जावे, श्रमिकों को एक दिन का अवकाश दिया जावे और कार्य के दौरान मजदूरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से मुक्ति दिलाई जाए। ये 1907 में
उसके मुख्य 3 उद्देश्य थे। साधुजन परिपालन संगम का मुख्यालय बेंगलुरु में बनाया गया, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल और एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई और सदस्यों के लिए एक नियम बनाया गया कि सप्ताह में कम से कम एक बार सारे सदस्य वहां पर इकट्ठा होंगे और वह आपस में चर्चा करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि केवल उन्होंने पुरुषों के लिए नहीं, आपने तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अपनी सदस्यता खोल दी और एक मासिक सदस्यता शुल्क निर्धारित किया। इस मासिक सदस्यता शुल्क के अलावा भी जब संगम के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती तो दलित स्त्रियां मतलब साधु जन परिपालन संगम की सदस्य महिलाएं पीडियारी का मतलब है मुट्ठी मुट्ठी भर चावल जुटाना, तो वे अपने संगठन के कार्यों के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर चावल इकट्ठा करती और फिर उस चावल की बिक्री करके उसे बेचकर जो भी धन प्राप्त होता उस धन का उपयोग साधु जन परिपालन संगम की गतिविधियों में किया जाता। इसी संगम के माध्यम से उन्होंने 1910 में 1 मार्च 1910 में एक कहना चाहिए स्कूल की स्थापना के लिए कार्य किया। तो जो स्कूल की स्थापना के लिए जो कार्य किया वह कार्य था कि उन्होंने 59 अम्बालम स्कूल प्रवेश आंदोलन चलाया। उन्नीस 1907 में साधु जन परिपालन संगम की स्थापना हुई और इसी वर्ष तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार, जिसे हम ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, उन्होंने त्रावणकोर शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए कि त्रावणकोर राज्य में दलितों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों ने अपने आप से कदम उठाया होगा? नहीं, ये कदम उठाया गया जब अय्यनकाली ने लगातार ब्रिटिश सरकार को यानी तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार को पत्र लिखे और अंततः 1910 में एक आदेश पत्र जारी किया और सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि दलितों को भी उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जिस प्रकार अन्य वर्ग या उच्च जातियों को शिक्षा दी जाती है। मिशेल, जो उस समय के शिक्षा निदेशक थे, राज्य के दौरे पर आए तो 1 मार्च 1910 को अय्यनकाली एक 5 वर्ष की बालिका जिसका नाम था पंचमी, उसे लेकर उरूट अम्बालम स्कूल बलरामपुरम पहुंचे उसका प्रवेश कराने के लिए। वहां पर अय्यनकाली के समर्थकों और उनका विरोध करने वाले नैयरों के बीच एक संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान ही नैयरों ने पुलायारों की बस्ती पर हमला कर दिया, उनके पशुओं को लूट कर ले गए और बस्ती में आग लगा दी।
इतना होने के बावजूद भी अय्यनकाली और उनके साथी पीछे नहीं हटे और धीरे धीरे आंदोलन की यह आग बेंगलुरु के पास मारियापुट्टम, पेरंबाथुर और कुंथागल जैसे इलाकों में भी फैल गई। अंततः गत्वा इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रवेश की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव हुआ और पुलायारों को भी स्कूलों में प्रवेश देने लगा या देने मिलने लगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आंदोलन का वर्णन इतिहासकारों ने ऐसे ही किया है? नहीं, तथाकथित राष्ट्रवादी इतिहास लिखने वालों से तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे इस घटना का इस प्रकार से वर्णन करेंगे। किंतु वामपंथी इतिहासकार जिसमें रामकृष्ण पिल्लई का नाम आता है, उन्होंने भी इस घटना का वर्णन इतिहास में उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से इसे किया जाना चाहिए। उन्होंने एक मनोवादी लेखक के रूप में ही इस आंदोलन का वर्णन किया है। तो ये आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि 1913 से 1916 के बीच में कुछ आंकड़े हैं जो केरल की उस समय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमें बताते हैं। तो नायर में विद्यार्थियों की संख्या 45% बढ़ी, ईसाइयों में 50% की वृद्धि हुई, मुस्लिमों में 100% की वृद्धि हुई, किंतु पुराया में यह वृद्धि 400% तक हुई। वहीं पुलाया जाति के विद्यार्थियों की संख्या में 600% की वृद्धि हुई। तो इस वृद्धि का पूरा श्रेय अय्यनकाली और उनके संगठन साधु जन परिसंघम के नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया। इसके बाद बात आती है 1907 में ही की गई एक श्रमिक हड़ताल को। पुलाया जाति के लोग नायरों के यहाँ श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे और बदले में उन्हें मिलता क्या था? तो बदले में उन्हें मिलता था 600 ग्राम चावल, एक दिन की मजदूरी 600 ग्राम चावल, और वह चावल भी घटिया क्वालिटी का, जिसे हम कह सकते हैं कि खाने योग्य भी ना हो। वह पूरी तरह से नायरों की दया पर आश्रित थे। तो 1907 में ही जब साधु जन परिपालन संघम का गठन हो गया, उसके बाद जो पहला बड़ा आंदोलन अय्यनकाली ने किया था वह था श्रमिक हड़ताल। 1917 की बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी, उससे भी एक दशक पहले यानी 1907 में इधर तो धान रोपाई का समय आ रहा था और इधर अय्यनकाली ने अपने संगठन के माध्यम से लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया और कहा कि अब वे नायरों के खेत में काम नहीं करेंगे। नायरों को ये लग रहा था कि ये आंदोलन लंबा नहीं चलेगा, लेकिन अय्यनकाली की जो दूरदर्शिता वापस एक बार यहाँ पर सामने आती है, और वह दूरदर्शिता ये थी कि अय्यनकाली के नेतृत्व में उन्होंने हड़ताल को लगातार जारी रखा। जब ऐसा लगने लगा कि हड़ताल को अब ज्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता है, उसी समय अय्यनकाली ने विंचीजोंग में समुद्र से जो मछलियां पकड़कर अपना आजीविका चलाते थे, उन मछुआरों के पास गए। विंचीजोंग के मछुआरे वे स्वयं भी जातीय भेदभाव और शोषण का शिकार थे। उनके सामने अय्यनकाली ने एक प्रस्ताव रखा कि आप अपनी नावों पर एक याद को रखें और बदले में अपनी आय का कुछ हिस्सा हमें दें। मछुआरे तत्काल इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और इस प्रकार से नायरों के यहाँ काम करने से मना करने को लेकर जो हड़ताल प्रारंभ हुई थी,
वह हड़ताल सफल रही और अय्यनकाली ने नायरों के सामने जो प्रस्ताव रखा वह प्रस्ताव ये था कि नौकरी को स्थायी किया जाए, दंड या दुर्व्यवहार से पहले एक उचित जांच की जाए, कामगारों को झूठे मुकदमों में फंसाने से रोका जाए, सार्वजनिक मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता दी जाए और दलित बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अय्यनकाली तात्कालिक समय में केवल दलितों के नेता मात्र नहीं थे, वे खेतिहर मजदूरों के भी नेता थे और उनके इस आंदोलन में अल्पसंख्यक और दलितों के अलावा उच्च जाति के लोगों का भी योगदान था। और इसमें बड़ा नाम आता है नारायण गुरु का। तो नारायण गुरु ने जो है इसको यानी कहना चाहिए अय्यनकाली के आंदोलन को अपना पूरा सहयोग दिया। अय्यनकाली केवल ऐसा नहीं कि उन्होंने निर्भीकता से बैलगाड़ी चला दी हो या हड़ताल कर दी हो, ऐसा नहीं है। अय्यनकाली एक आदर्श जनप्रतिनिधि भी थे। आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अय्यनकाली का जो वर्णन है या उनका जो कहना चाहिए स्वरूप है वो सामने आता है श्री मूलम प्रजा सभा के रूप में। अय्यनकाली को 1912 में श्री मूलम प्रजा सभा का सदस्य मनोनीत किया गया। वह पहले ऐसे दलित व्यक्ति थे, दलित जनप्रतिनिधि थे जिन्हें औपनिवेशिक सरकार ने राज्य विधायिका में एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया। यहां मनोनीत होने के पश्चात अय्यनकाली ने पुलायारों और दलितों की लड़ाई को बड़ी ईमानदारी से लड़ा और वैंगनूर में उससे 6 किलोमीटर दूर विलंपेसला में 300 एकड़ और निंदम नगाद क्षेत्र में वुजमलुक्कल गांव में 200 एकड़, इस प्रकार से कुल 500 एकड़ भूमि को जो सरकारी जमीन थी उसे 500 पुलायारों परिवारों के बीच में यानी प्रति परिवार 1 एकड़ के मान से उसे बांट दिया। और यह अय्यनकाली की एक बहुत बड़ी जीत थी और इस जीत ने उन्हें पुलायारों के एक आदर्श जन नेता के रूप में स्थापित किया। इतना कार्य करके ही अय्यनकाल नहीं रुके, उन्होंने पुलायारों को सरकारी नौकरियों में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां जहां भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां अय्यनकाली ने उनकी भागीदारी की आवाज उठाई और यह कार्य मरते दम तक करते रहे। 1912 में पहली बार वे श्री प्रजामूलम सभा के सदस्य मनोनीत हुए और अपने मृत्यु पर्यंत वे इसके सदस्य बने रहे और दलित और अन्य जातियों के उत्थान के कार्य करते रहे। अय्यनकाली का एक दूसरा रूप हमारे सामने आता है नारीवादी के रूप में। केरल राज्य या त्रावणकोर रियासत तथाकथित अपने मुलक्करम के लिए बदनाम थी। ये वही मुलक्करम है जिसके लिए नांगेली को जाना जाता है। नांगेली एक ऐसी आदर्श वीरांगना थी जिसने स्तनकर के खिलाफ लड़ाई को जीता। यह बात 1856 की थी। नांगेली के बलिदान के पश्चात नाडार जातियों को तो अपने या नाडार जाति की महिलाओं को अपने स्तन ढकने का अधिकार मिल चुका था, किंतु पुरायाल जनजाति और जाति की महिलाओं के लिए अभी भी यह दूर की कौड़ी था। इन महिलाओं को अपने गले में काले ग्रेनाइट से बने हुए हार को पहनना होता था और यह हार पहनना उनकी मजबूरी थी,
इस हार के माध्यम से ये महिलाएं अपने स्तनों को ढकती थी। अब श्री अय्यंकाली ने अपने संगठन के माध्यम से इसके विरुद्ध आवाज उठाई और इस आवाज को न केवल उन्होंने सफलता के साथ उठाया बल्कि संघर्ष में सफलता भी प्राप्त की। नियंत्रिकर नामक स्थान पर गुलामी के इन प्रतीक आभूषणों के लिए, इनसे मुक्ति के लिए उन्होंने आंदोलन किया और इसमें पुलायान नेता गोपाल दास का भी उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन मिला। साथ में नैयर सुधारवादी नेता चेंगनाचारी परमेश्वरन पिल्लई, ये उच्च जाति से आते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ब्राह्मण जाति या ब्राह्मणवाद ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सारे नायर वैसे नहीं थे, कुछ नायर ऐसे थे जो चाहते थे कि समाज में सुधार हो, रूढ़ियां और छुआछूत और जो शोषण की परंपराएं, जो दास्तां हैं, वो खत्म हो। तो परमेश्वरन पिल्लई के रूप में अय्यंकाली को एक बड़ा मजबूत सहयोग भी प्राप्त हुआ और इनके समक्ष, इनकी उपस्थिति में सैकड़ों दलित महिलाओं ने गुलामी के प्रतीक इस ग्रेनाइट के कंठहार को या गले के हार को उतार फेंका और इस प्रकार से नांगेली के बलिदान से जो स्तन टैक्स के विरोध में जो आवाज उठी थी, वह आवाज परिपूर्ण होती है अय्यंकाली के इस आंदोलन से, क्योंकि वहां केवल नाडार जाति को ही ये स्तन ढकने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पुलाया और पुराया और अन्य जातियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ऐसे महान सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे श्री अय्यंकाली और 24 मई 1941 को श्री अय्यंकाली का देहावसान हुआ और सन 2002 में भारत सरकार ने अय्यंकाली के इस योगदान को रेखांकित करने और ऐसा न हो कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां अय्यंकाली को भूल जाएं, इसलिए सन 2002 में अय्यंकाली के सम्मान में भारत सरकार ने 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया। तो ऐसे थे श्री अय्यंकाली। उम्मीद करता हूं कि सामाजिक न्याय की संघर्ष यात्रा के भाग 1 में संत श्री अय्यंकाली के बारे में आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। मैंने तथ्यों से परिपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है। इस प्रयास में मैं कितना सफल हुआ हूं, ये तो आप लोगों द्वारा किए गए कमेंट, आप लोगों द्वारा दिए गए लाइक और शेयर ही मुझे बता पाएंगे। आप लोगों द्वारा किया गया एक लाइक और एक शेयर मुझे अंदर से हौसला देगा कि मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं और भारत में व्याप्त जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और शोषण के विरुद्ध एक जनमानस में चेतना का संचार कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।